वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था परमाणविक द्रवणता, और इस परमाणविक द्रवणता को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? अल्फा से। अब हमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो परमाणविक द्रवणता है उसको ज्ञात करना है। हेडिंग डालना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक द्रवणता। तो इसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है इसमें, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता, सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है। परमाणविक द्रवणता उसकी त्रिज्या के घन के समानुपात में होती है, अर्थात अल्फा प्रोपोर्शनल ए क्यू, या दूसरे टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे? बीच में अथवा डालो, बीच में अथवा डालकर सेकंड टाइप से लिखें क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता यानी कि अल्फा सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता उसके आयतन के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणविक द्रवणता उसके आयतन के समानुपाती होती है, ठीक है। अर्थात अल्फा प्रोपोर्शनल वी, कैपिटल वी, वॉल्यूम, अर्थात अल्फा प्रोपोर्शनल कैपिटल वी। इधर देखो, हाइड्रोजन एटम यानी कि एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें। तो सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन एटम बना रहे हैं। इस हाइड्रोजन एटम की जो त्रिज्या है वो कितनी है, इसके नाभिक को हम बिंदु मात्र मान रहे हैं, और इससे कितनी डिस्टेंस है इसकी, a, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, a है। हाइड्रोजन एटम है पूरा ये। अब जब इस पर विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहे हैं तो इसका जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है एक दूसरे पर संपाती होगा, क्योंकि अध्रुवीय परमाणु के रूप में होगा। क्योंकि अल्फा की हम परिभाषा किस तरह से दे रहे थे परमाणविक द्रवणता की, कि कोई भी अध्रुवीय परमाणु है, विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो उसके अंतर्गत डाइपोल बनेगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वहां से कितना आएगा, P इक्वल टू अल्फा ई। इस तरह से तो निकाल रहे थे। तो वही सेम कंडीशन हमें थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले अध्रुवित परमाणु है, हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, लेकिन जैसे ही हमने इस हाइड्रोजन एटम पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां की ओर होगा, प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस की डायरेक्शन में तो इसका माइनस है। माइनस वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन की जो अब्र है, अब्र मतलब कक्षा है, वो संपाती हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव यहाँ रहेगा, मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर डिस्टेंस आ गई स्मॉल डी। ठीक है, ये केंद्र मान लिया इस तरह से, ये केंद्र मान लिया प्लस चार्ज, और ये वाला माइनस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी बनी रही है, a, क्योंकि वो तो परमाणु की त्रिज्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये वाली स्थिति हुई कि प्लस से माइनस में विस्थापन हो गया स्मॉल d का, और इसकी रेडियस कितनी बनी रही, a। अब एक ध्यान रखना, अब जो प्लस है, नाभिक है, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन अब्र है, ये तो इधर खींचने की कोशिश कर रहा है इसको। इलेक्ट्रॉन जो अब्र है, ऋणावेश किधर की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, प्लस की डायरेक्शन में, क्योंकि इधर ही होगा। माइनस जो ऋणावेश जो केंद्रित था पहले प्लस पर, अब वो इस प्लस की वजह से किधर की ओर अट्रैक्टिव हो गया, इधर की डायरेक्शन में।
तो ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि ये वाला माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माइनस है या विद्युत क्षेत्र की वजह से ये प्लस इधर की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस ऋणावेश की वजह से फोर्स लग रहा है इस नाभिक पर, और इस पॉजिटिव पर नाभिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है, एक तो ऋणावेश की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और दोनों ही कैसे हैं, अपोजिट। ये तो इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर लगेगा, क्योंकि प्लस को माइनस है ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों अपोजिट हैं। तो ऋणावेश के पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल, विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर बल, नाभिक पर बल वो कितना होगा, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ई वेक्टर, क्योंकि नाभिक पर चार्ज कितना होगा प्लस ई, तो ई वेक्टर, तो F वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड लिखें केवल हम, F वेक्टर इक्वल टू ई, परिमाण के रूप में हमने लिख दिया, ये तो सदिश रूप में था, और F इक्वल टू ई, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, हमने इसको बोल दिया 1, किसमें, विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर जो बल लग रहा है। और ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, इस चीज को ध्यान से देखना, ऋणावेश के कारण नाभिक पर बल, नाभिक पर बल वो कितना होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बल ये होता है K, Q1 कितना होगा, Q1 नाभिक का आवेश मान लिया E, या नॉर्मल सीधा लिख देते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K E और इसका आवेश, ऋणावेश का आवेश Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब Q क्या है, जहां Q क्या है, D त्रिज्या का जो गोला है, D त्रिज्या के गोले के अंतर्गत जितना भी ऋणावेश होगा वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसका भार वाला नहीं। तो D त्रिज्या के गोले के अंदर, D त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस ई, ये माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर ई ही ले लेते हैं इसकी वैल्यू, जो कैपिटल स्मॉल क्यू है इसकी वैल्यू ई के बराबर ही ले लेते हैं, लेकिन ये ऋणावेश कितना काम करेगा, केवल इस डी त्रिज्या का जो गोला है उसका ही काम करेगा। तो डी त्रिज्या के गोले के अंतर्गत जो आवेश है वो होगा स्मॉल क्यू, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 4/3 पाई ए क्यू, 4/3 पाई ए क्यू गोले के अंदर, 4/3 पाई ए क्यू गोले के अंदर आवेश तो कितना है ई, पूरे गोले के आवेश अंदर तो आवेश कितना है इसके अंतर्गत, टोटल ऋणावेश 4/3 पाई ए क्यू गोले के अंतर्गत कुल ऋणावेश, कुल आवेश तो 0 है क्योंकि प्लस भी है उसमें, तो कुल ऋणावेश कितना होगा, ई होगा, इसलिए इकाई गोल त्रिज्या के इतने आयतन के गोले के अंतर्गत तो कुल ऋणावेश कितना है, ई है। तो इकाई आयतन में कुल आवेश कितना हो जाएगा, ई अपॉन 4/3 पाई ए क्यू, हमें कितने के अंतर्गत चाहिए आयतन के अंदर, 4/3 पाई डी क्यू, आयतन के संगत ऋणावेश 4/3 पाई डी क्यू, आयतन के संगत ऋणावेश वो कितना हो जाएगा, तो ई अपॉन 4/3 पाई ए क्यू, और यहां पर आ जाएगा 4/3 पाई डी क्यू, ये हो जाएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ई डी क्यू अपॉन ए क्यू, ठीक है। अगर ये डी ए के बराबर ही शिफ्ट हो जाता, डी इक्वल टू ए होता, तब ऋणावेश टोटल कितना काम करता, जितना परमाणु का कुल ऋणावेश होगा वो काम करता, और
4/3 पाई डी क्यू आयतन के संगत जो ऋणावेश है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू से। डी त्रिज्या के गोले के अंदर ऋणावेश है ये, ठीक है, ऋणावेश। तो ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हम वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर समीकरण 3 से अगर हम वैल्यू पुट करें समीकरण 2 में तो कितना आएगा, F इक्वल टू के ई अपॉन डी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ई डी क्यू अपॉन ए क्यू, ए डी क्यू अपॉन ए क्यू, इस तरह से हो जाएगा। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यू। ये आ जाएगा हमारे पास किसकी वजह से बल, ऋणावेश के कारण बल। एक बार पुनः इसको पूरा देखते हैं। देखो पहले अध्रुवित था, दोनों एक दूसरे पर केंद्रित थे, कोई बल नहीं था, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाया तो ऋणावेश प्लस की ओर दिशा में शिफ्ट हो गया, तो जिससे द्विध्रुव बन गया। यहां पर अब द्विध्रुव बन गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गई, शिफ्टिंग हो गई, विस्थापन आ गया। तो इस पॉजिटिव पर इसकी वजह से बल लग रहा होगा, वो कौन सा आया, ये वाला बल आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका जो ऋणावेश है वो E के बराबर काम नहीं करेगा, E का कुछ हिस्सा करेगा। तो कितना हिस्सा काम करेगा वो निकाला है हमने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर यहां तक शिफ्ट होता, यहां से यहां तक होता, तब तो AQ, तब तो टोटल ही E के बराबर आता आवेश। लेकिन वे कम शिफ्ट हुआ है, तो इसके अंतर्गत कुल जो ऋणावेश आ रहा होगा इस वाले डॉटेड वाले में, वही हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो उसका मान हमने इस तरह से निकाला और इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ निकाल दिया। और इस प्लस पर इस ऋणावेश की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, वो कितना आया, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। दोनों विपरीत दिशा में है, तो संतुलन की अवस्था में हमें दोनों को बराबर करना है। तो लिखें पहले इसमें, पहले चित्रों को बना लो दोनों को। दोनों चित्रों को बनाओ पहले। लिखें, माना एक हाइड्रोजन परमाणु, माना एक हाइड्रोजन परमाणु जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, माना एक हाइड्रोजन परमाणु जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उदासीन अवस्था में है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में उदासीन अवस्था में है। इस अवस्था में नाभिक का केंद्र एवं इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र, इस अवस्था में नाभिक का केंद्र व इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जब हाइड्रोजन परमाणु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र
तब इलेक्ट्रॉन अभ्र का केंद्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। माना यह विस्थापन स्मॉल डी है, माना यह विस्थापन स्मॉल डी है, तब विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर लगने वाला बल, तब विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर लगने वाला विद्युत बल, और पूरा लिख दो बोर्ड से, विद्युत क्षेत्र के कारण नाभिक पर लगने वाला विद्युत बल F वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर, पूरा यहां तक लिखें फिर इसको, और इधर से लिखने के बाद यहां से लिख दो। आयतन कर लेना इसको, आयतन के अंदर का राबिस। समीकरण 4 तक कंप्लीट करो इसको, उसके बाद एक लाइन लिखनी है। लिखना, इलेक्ट्रॉन अभ्र के द्वारा नाभिक पर लगने वाले बल की दिशा, इलेक्ट्रॉन अभ्र के द्वारा नाभिक पर लगने वाले बल की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। अतः संतुलन की अवस्था में समीकरण 1 व 4 से
अतः संतुलन की अवस्था में समीकरण 1 व 4 से, इधर देखो पहले, तो समीकरण 1 व 4 दोनों संतुलित हो जाएंगे क्योंकि वो उधर खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, लेकिन वो टिका हुआ है नाभिक बीच में ही, यानी कि संतुलित है बल। तो समीकरण 1 व 4 से तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यू, ये हो जाएगा। तो यहां से ई इक्वल टू के ई डी अपॉन ए क्यू, तो यहां से ई वेक्टर या ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू और ई डी, ये हो जाएगा। चूंकि P इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी, आवेश इंटू बीच की दूरी, E इंटू डी हो जाएगा, द्विध्रुव बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन, अब इसमें ही चल रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यू, तो स्मॉल p इक्वल टू कितना जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। चूंकि p इक्वल टू कितना होता है, अल्फा ई। इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से कितना हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 5 व 6 से, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, ये हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए क्यू के। ये हमने प्रूफ कर दिया कि यानी कि परमाणु ध्रुवणता है हाइड्रोजन परमाणु की, वो उसकी त्रिज्या के घन के क्या होगी, समानुपाती होगी। इक्वेशन नंबर 7 यहां तक कंप्लीट करो पहले। समीकरण 7 इसको डाल देना, समीकरण 7, समीकरण 8, देखो यहां तक। देखना, अतः समीकरण 8 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 8 से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक ध्रुवणता, समीकरण 8 से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक ध्रुवणता इसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है, इसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है, इसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होती है। ठीक है यहां तक। लेकिन एक और क्वेश्चन था कि आयतन की भी समानुपाती होती है, तो उसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। पुनः समीकरण 7 से, पुनः समीकरण 7 से कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 ए क्यू, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या 4
3 का ऊपर नीचे कर दिया तो 4/3 पाई ए क्यूब और इस तरह से लिखकर और 3 एप्सिलॉन नॉट इस तरह लिख सकते हैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 4/3 पाई ए क्यूब को हम कितना लिख सकते हैं v इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट यानी कि अल्फा है वो प्रोपोर्शनल होगा v के। 4/3 पाई ए क्यू क्या हो गया आयतन हो गया, उस हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो गया वॉल्यूम होगा, गोलाकार है तो अल्फा प्रोपोर्शनल हो जाएगा v। इक्वेशन नंबर 9 लिखो यहां तक कंप्लीट। अतः समीकरण 9 से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक द्रवणता उसके आयतन के भी समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी परमाणविक द्रवणता उसके आयतन के भी समानुपाती होती है। उसके आयतन के भी समानुपाती होती है। तो ये चीज के वास्तव में फिजिकली दिख नहीं रही है क्या? दिख रही है कि अल्फा है परमाणविक द्रवणता का मतलब क्या है, जितना ज्यादा द्रवण होगा तो वो जितना ज्यादा उसकी रेडियस होगी और जितना ज्यादा उसका आयतन होगा उतना ही द्रवित हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से प्लस से माइनस शिफ्ट हो रहा है तो जितना ज्यादा वो आयतन लिए होगा उसको शिफ्ट होने के लिए उतनी ही ज्यादा जगह मिल जाएगी, मतलब परमाणु में उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी द्रवणता आ जाएगी। तो जितना ज्यादा एरिया उसका होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा उतना ही प्लस से शिफ्ट हो पाएगा माइनस और उतनी ही ज्यादा उसमें परमाणु द्रवणता आ जाएगी। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा है कि ए जितना ज्यादा होगा तो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के भी क्या आ रहा है ये प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये कितना था अल्फा इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट v। ठीक है, इससे ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है आपका क्लाउसियस मोसोटी रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, हर साल अल्टरनेट रूप से वो पूछा जाता है एक साल छोड़कर, ये समझ लेना, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।